नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कवि निराला की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा में ये प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि कवि निराला की काव्यगत विशेषता बताइए, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निराला के भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषता बताइए। भाव पक्ष और कला पक्ष का मतलब आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं समझ रही हूँ। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। भाव पक्ष मतलब जो कविता है उसमें जो कवि के भाव हैं उस पक्ष की विशेषता बतानी है कि वो कैसे भाव ले रहा है। वो प्रकृति चित्रण ले रहा है, वो मानवता दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, अपने भाव को किस प्रकार प्रकट कर रहा है। कला पक्ष में आता है कि कविता में वो अलंकार, छंद, भाषा किस प्रकार की ले रहा है, उसको कला पक्ष कहा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कभी भी उत्तर को शुरू करने से पहले हमें एक छोटी सी प्रस्तावना लिखनी चाहिए कि जो कवि है, लेखक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे, क्रांतिदर्शी कवि निराला छायावाद युग के महान कवि थे। निराला जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा रहा है, पर उनकी काव्य यात्रा को उससे सदा ऊर्जा मिली है। उन्होंने अपनी सबल लेखनी में अनेक काव्य ग्रंथों का प्रणय किया है। मतलब आप यहाँ पे छोटा सा उनके बारे में लिखेंगे कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय था। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, पर इस कठिनाइयों से ही उनकी कविताओं को प्रेरणा मिली थी। वो एक छायावादी युगीन के बहुत ही महान कवि थे। आगे देखते हैं। निराला जी प्रतिभाशाली युग प्रवर्तक कवि हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनके काव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं भाव पक्ष और कला पक्ष से देखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले उनकी भाव पक्ष की विशेषताओं को देखते हैं कि उनकी भाव पक्ष में कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहला है सौंदर्य भावना। निराला सौंदर्य प्रेमी कवि थे। उनके काव्य में सौंदर्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप के दर्शन होते हैं। मतलब कि उनकी जो भावना है उसमें सौंदर्य बहुत ही भरपूर था। वो सौंदर्य प्रेमी कवि कहलाते हैं। उन्होंने सौंदर्य का स्थूल मतलब मोटे रूप में भी वर्णन किया है और वहीं उस मोटे रूप की गहराई में घुसकर भी सौंदर्यता का वर्णन किया है। दूसरा है छायावादी भावना। निराला जी का छायावाद सभी श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त है। उनकी कविता ने हिंदी काव्य को नवीन भाषा, नए छंद, नई शैली, नए अलंकार और नई दिशा प्रदान की। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो निराला जी हैं वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो पूरे छायावाद में सर्वश्रेष्ठ लक्षणों से युक्त हैं। तो उनकी भावनाओं में छायावादी भावना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा है रहस्यवादी भावना। निराला के काव्य में सर्वत्र रहस्यवाद की अभिव्यक्ति पाई जाती है। उनकी शायद ही कोई ऐसी कविता हो जिसमें रहस्यवाद की अभिव्यक्ति न हो। वे जीवन के दुखों को माया कहकर नहीं टाल देते थे, बल्कि उससे संघर्ष करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके जीवन जो था वो बहुत ही संघर्षमय था। वो कभी भी अपने संघर्ष से मुँह नहीं मोड़ते थे, वो हमेशा उन कठिनाइयों से लड़ते थे। और आप लोग जानते हैं कि उनकी कविताओं में हमें बहुत सी रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है और ये छायावादी कवियों की एक विशेषता भी थी। चौथी विशेषता है निराला और प्रगतिवाद। समाज के शोषण वर्ग के प्रति निराला के मन में सहज सहानुभूति है। निराला जैसा कवि यह कैसे देख सकता है कि भव्य और उन्नत प्रदेशों में नीचे निहीर कीड़े बिलबिला रहे हों। प्रगतिवादी कवि के नाते उनके दिल में शोषित और दुखी मानव के लिए सहज सहानुभूति है। मतलब कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद का दौर आया था कविताओं में और वहाँ पे कवि लोग समाज के जो शोषण वर्ग थे उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। निराला भी उनमें से एक थे। उन्होंने जितनी भूमिका छायावाद में निभाई उतनी ही अपनी प्रगतिवाद में निभाई और शोषण वर्गों का साथ दिया। अब भाव पक्ष के बाद हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कला पक्ष की विशेषताओं को देखेंगे और समझेंगे कि कला पक्ष में उनकी क्या क्या विशेषता थी। तो कला पक्ष की उनकी पहली विशेषता है भाषा।
निराला की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है। उसमें तत्सम और दुरूह शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है, जिसमें सामान्य पाठक इनके काव्य को सरलता से समझ सकता है। आपकी भाषा में उर्दू अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं। मुहावरों का सही प्रयोग देखते ही बनता है। भाषा पर निराला का ज़बरदस्त अधिकार था। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली थी और खड़ी बोली में थी, परंतु उनकी जो भाषा थी वो सामान्य पाठकों को भी समझने लायक भाषा थी। उनके बहुत कम काव्य हैं जो थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट हैं, मुश्किल है, परंतु उनकी भाषा बहुत सरल और सहज थी। उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग किया है और मुहावरे आदि का भी उन्होंने ज़बरदस्त अपनी भाषा में प्रयोग किया है। इनकी अगली विशेषता है अलंकार योजना। निराला की कविताओं में अलंकारों की अधिकता है। आपके काव्य में रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक, उपमा, उदात्त आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ है। मतलब कि जो निराला जी हैं उनकी कविताओं में हम लोग अलंकारों का प्रयोग अच्छे से देख सकते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे अलंकारों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। ओज रस का भी प्रयोग किया है। रसों में भी वो बहुत ही उत्कृष्ट है। और अलंकारों में आप देख सकते हैं रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक, उपमा आदि अलंकारों का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। आप इनकी कोई भी कविता पढ़ लें, जूही की कली पढ़ लें या राम की शक्ति पूजा पढ़ लें, सरोज स्मृति पढ़ लें, अलंकारों का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। अगला है छंद योजना। छंद योजना के क्षेत्र में भी निराला जी ने नवीनता को परिचय दिया है। उन्होंने अपने काव्य में प्राचीन काल से चले आ रहे छंदों को स्थान नहीं दिया है। उन्होंने स्वयं नवीन छंद की सृष्टि की और छंदों को भावों के प्रकाशन के लिए श्रेष्ठ माना। मतलब जो पुराने छंद चले आ रहे थे रूढ़िबद्ध काव्य शास्त्रीय नियमों से, उन सबको उन्होंने नकारा है और अपनी कविताओं को उन पुराने छंदों में न डाल के नवीन छंदों का सृजन किया, उनकी सृष्टि की और अपने भावों को उन छंदों के माध्यम से प्रकाशन किया और उसको बहुत ही श्रेष्ठ माना है उन्होंने। तो आप देख सकते हो कि छंदों का जो नवीन छंद है उनके जन्मदाता भी हम निराला जी को कह सकते हैं। निष्कर्ष को देखते हैं। उपर्युक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि निराला जी का काव्य जीवन में श्रेष्ठतम मूल्यों से अनुप्राणित था। इसलिए उनका काव्य हिंदी साहित्य के भंडार की अमूल्य नीति है। निराला के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य आदि सभी की सफलता अभिव्यक्ति हुई है। मतलब कि हम निष्कर्ष रूप में बताएंगे कि जो काव्य जीवन है, जो कविता लिखना, कविता का सृजन करना, इन सब का जो क्षेत्र है उसमें निराला जी ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। छायावाद हो या प्रगतिवाद हो या रहस्यवाद ही क्यों ना हो, छायावाद में ही देख लें तो जो निराला जी की कविताएं हैं उनका अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऐसे ही प्रगतिवाद देख लो तो उन्होंने शोषित वर्गों के प्रति कितना ही अपना भाव प्रस्तुत किया है, उनके प्रति उदारता दिखाई है। तो हम उनको निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वो इस साहित्य भंडार के अमूल्य निधि हैं। अंततः मैं आप लोगों से आशा कर रहूँगी कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।